हाँ तो प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका पुनः मेरे चैनल फिजिक्स की फिजिक्स में स्वागत है। आप सभी लोग की डिमांड बार बार आ रही थी कि सर हीट वाले चैप्टर को कवर कीजिए और जो हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट उसको बता दीजिए जल्दी जल्दी, ताकि हम उसको पढ़ लें। तो आप लोगों के डिमांड के अनुसार आज जो मेरा पहला लेक्चर मैं बना रहा हूँ, देखिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नामक जो यूनिट है वो दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड है। उसका एक पार्ट हीट या उष्मा है और दूसरा पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागतिकी। तो अभी चूंकि हम लोग जल्दी जल्दी में सारे चीजों को कवर करने पे लगे हुए हैं कि एग्जाम के पहले सब कुछ हम एक बार पूरा कर लें आपका, तो अभी मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में लेके आया हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स को हम मैक्सिमम 3 लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। इसका पहला लेक्चर आज आपको मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो थर्मोडायनेमिक्स को डीप में जितना हमारे सिलेबस में है वहां पर जानने के पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें अभी बार बार आपके यूज में आने वाली। तो सबसे पहले हम तो थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा जानेंगे, उष्मागतिकी की परिभाषा जानेंगे। यहाँ लिखा भी हुआ है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उष्मीय ऊर्जा या अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कि उष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदली, उष्मीय ऊर्जा गति ऊर्जा में बदली, उष्मीय ऊर्जा किसी और ऊर्जा में बदली, या वो दूसरी वाली ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो इन दोनों ही क्रियाओं में परिवर्तन की अवस्था में जब ऊर्जा का रूपांतरण विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हो रहा है उसी को हम कहते हैं उष्मागतिकी। यानी कि एक ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे ऊर्जा में जब हो रहा है तो इसको जब हम स्टडी करने जाएंगे उसी को हम बोलेंगे उष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर हो गया होगा सबको। अब हमको जब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है तो कुछ उसके बेसिक वर्ड बार बार अभी आपके सामने आएंगे यूज में, तो हमको उनको अभी से जानना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट में पढ़ना भी है और सब कुछ खत्म भी करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उष्मागतिकी निकाय के बारे में या थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। उष्मागतिकी निकाय या थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसकी परिभाषा क्या है, सब कुछ शॉर्ट ही शॉर्ट चल रहा है। तो उष्मागतिकी निकाय या थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह निकाय है जिसकी अवस्था को पीवीटी तथा यू के पदों में व्यक्त किया जा सके। पीवीटी तथा यू, आपके दिमाग में सिस्टम का मतलब एक कुछ न कुछ बन रहा हो, शायद कोई मशीन हो, शायद कुछ हो, कुछ हो। आप सिस्टम को सिंप्लीफाइड भाषा में ये समझ लो कि कोई एक बर्तन है, सिंपल कोई एक बर्तन है जिसमें हमने किसी एक तरह से बोल सकते हो गैस को रख दिया है, किसी गैस को रख दिया है, किसी एक बर्तन में एक गैस को हमने भर के रख दिया है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर एक बनेगा, बर्तन के अंदर जो भरे हुए गैस का स्ट्रक्चर बनेगा, इसी को हम बोलते हैं उष्मागतिकी निकाय। अब अगर आप गैस की बात करोगे तो गैस के लिए तो आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है कि आदर्श गैस क्या होता है। आदर्श गैस की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। एक पीवी इक्वल्स टू पहले आरटी इक्वेशन था, उसके बाद इक्वेशन हो गया पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, फिर वान डेर वाल लेवल करेक्शन कर दिया, इक्वेशन हो गया P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में V माइनस बी इक्वल्स टू आरटी हो गया। बार बार हुए और आपने एक सिंपल सी बात अभी तक सबके दिमाग में घुसी होगी कि जो Pv इक्वल्स टू nRT होता है, इसी को हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि उष्मागतिकी निकाय वह है जिसकी अवस्था को, जिसके स्टेज को, जिसके स्टेबिलिटी को, जिसके रुकी हुई चीजों को हम पीवीटी तथा यू के पदों में व्यक्त कर सकें। तो ये पीवीटी वही वाले पद हैं जो आप लोगों ने आइडियल गैस के बारे में पढ़े हुए। P का मतलब हो गया प्रेशर या दाब, V का मतलब हो गया वॉल्यूम या आयतन, T का मतलब हो गया ताप या टेम्परेचर।
अब आप कहोगे सर ये यू क्या है? यू को बोलते हैं गैस की आंतरिक ऊर्जा या निकाय की आंतरिक ऊर्जा। निकाय क्या है? एक्चुअली में गैस। गैस अगर है हम उसको किन पदों में व्यक्त करेंगे? उनको हम पदों में व्यक्त करेंगे पी, वी, टी तथा यू के। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर एंड यू इज इंटरनल एनर्जी। आई थिंक ये पढ़ने के पहले एक निकाय का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट दिमाग में बना होगा कि निकाय मींस कि एक हमारे पास गैस का सिस्टम है, सिंपल से। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसको हम बोलते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम या हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ऊष्मागतिकी प्रक्रम, प्रक्रम क्या है? अब कुछ कार्य होने वाला है, जो हमारा निकाय है उस पे कुछ कार्य होने वाला है। तो अगर हम परिभाषा देखें तो निकाय की अवस्था परिवर्तन की विधि, निकाय की अवस्था परिवर्तन की विधि, ये ध्यान से समझो, निकाय की अवस्था परिवर्तन की विधि, यानी कि निकाय क्या है? जिसमें पी, वी, टी और यू थे, और अब हम उसकी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। तो परिवर्तन करने का मतलब क्या होगा? ये जो पी, वी, यू, टी सब कुछ आपने देखा ना, इसमें से कुछ न कुछ बदलने वाला, और बदलने के लिए हम जो कार्य करेंगे उसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या ऊष्मागतिकी प्रक्रम। तो ये चार प्रकार से हम अवस्था का परिवर्तन कर सकते हैं। किसकी अवस्था का परिवर्तन कर रहे हैं हम? निकाय की अवस्था का परिवर्तन हम कर रहे हैं। तो जो उसमें पहली बात आती है, देखिए इसको बोलते हैं समदाबी प्रक्रम। प्रक्रम हमने छोड़ दिया ताकि शॉर्ट में चलता रहे। समदाबी प्रक्रम या इसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। इसके बारे में सिंपल सी बात लिखा गया, डेल्टा पी बराबर 0। इसी से सबको समझ में आ जाएगा। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है कि दाब में, पी तो दाब है, डेल्टा लग गया यानी कि दाब में परिवर्तन। तो ये वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस में दाब में परिवर्तन शून्य के बराबर है। दाब में परिवर्तन शून्य का मतलब क्या हुआ कि इस प्रक्रम में दाब नहीं बदलता है। यह वह प्रोसेस है जिसमें निकाय का दाब अपरिवर्तित रहता है, डेल्टा पी का मान शून्य रहता है। तो जितनी कंडीशंस निकाय में और होंगी वो भले ही बदल जाएं, लेकिन दाब नहीं बदलना चाहिए। क्लियर हो गया? डेल्टा पी बराबर 0 यानी कि दाब में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। किस प्रोसेस में? समदाबी प्रोसेस में। समदाबी यानी कि समान दाब, ऐसा समझो, समदाबी यानी कि समान दाब, दाब का मान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है सम आयतनिक या आइसोकोरिक प्रोसेस। नाम से फिर स्पष्ट है, सम आयतनिक यानी कि आयतन समान है। आयतन समान का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा वी बराबर 0। यह वो प्रोसेस है जिसमें आयतन का मान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है समतापी। समतापी यानी कि समान ताप। समान ताप का मतलब इसको बोलते हैं आइसोथर्मल, डेल्टा टी बराबर 0। आइसोथर्मल मींस कि डेल्टा टी बराबर 0, ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और अंत में एक प्रोसेस और है, उसको हम बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम या इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म प्रक्रम नाम से अब कोई पुराने टाइप का अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए कंडीशन है कि डेल्टा क्यू बराबर 0। यहां पर क्यू को बोलते हैं दी गई ऊर्जा। क्यू इज ऊर्जा जो हम किसी निकाय को दे रहे हैं। अब देखिए, अगर हम किसी निकाय का मतलब क्या होगा कि एक गैस का सिस्टम, अगर हम गैस के सिस्टम को ऊर्जा देंगे, दो चीजें हैं, या तो ऊर्जा देंगे और या तो ऊर्जा लेंगे। तो अगर हम ऊर्जा देंगे, अगर ये सपोज करो कोई गैसीय सिस्टम है उसको आप ऊर्जा दे रहे हैं, तो सोचो क्या होगा। ऊर्जा जब वो लेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भगेंगे, और अगर उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भगेंगे तो क्या होगा? उसके आयतन में वृद्धि होगी। तो आप ये भी जान जाओ वैसे कि
कि अगर हम किसी निकाय को ऊर्जा देंगे तो वहां पर एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा, और अगर हम निकाय से ऊर्जा लेंगे, ऊर्जा लेने का मतलब कि हम सिस्टम को ठंडा कर रहे हैं, ऊर्जा देने का मतलब कि हम सिस्टम को गर्म कर रहे हैं। तो अगर हम ऊर्जा लेते हैं तो निकाय ठंडा होता है, और वहां पर एक प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, संकुचन। ठीक। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि डेल्टा क्यू का मान शून्य होता है। डेल्टा क्यू का मान शून्य होने का मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा परिवर्तन नहीं होगा, वहां पर किसी प्रकार का ऊष्मा परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ना ही निकाय से कोई ऊष्मा निकल के बाहर जाएगी और ना ही निकाय से कोई ऊष्मा, निकाय के अंदर ना ही कोई ऊष्मा अंदर जाएगी। तो ये तो थर्मोडायनेमिक का बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है। दो चीजें और बताएंगे, फिर हम वीडियो को बंद करेंगे, बस दोनों चीजें उनको भी देख लीजिए आप लोग। हाँ तो बेटा लोग, हम लोग आज ऊष्मागतिकी का प्रथम और द्वितीय नियम तक जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेंगे। तो अभी हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी के शून्य नियम की। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम एक्चुअली में प्रथम नियम, और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक्चुअली में द्वितीय नियम, और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम एक्चुअल में तृतीय नियम। तो तीन नियम होते हैं ऊष्मागतिकी की, शून्य नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो पहले हम देखेंगे शून्य नियम के बारे में। शून्य नियम के बारे में आप अगर यहाँ पे चित्र देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको डिजाइनर चित्र दिखाई पड़ रहा होगा। एक बक्सा बना हुआ है, बक्से की जो बाहर की दीवारें बनी हुई हैं थोड़ी सी मोटी बनी हुई है, और ये इनका कुछ स्ट्रक्चर अलग है। एक बीच में दीवार बनी है, ये भी थोड़ा सा मोटा ताजा बना हुआ है। एक यहाँ पर दीवार बनी हुई है, पतली सी दीवार। तो आपको लग रहा होगा सबने डिजाइन बनाया है, ये आपको समझना, यही डिजाइन ही समझना है। और यहाँ पर लिखा गया ए बी और सी लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में ये तीन निकाय हैं, तीन सिस्टम है, ए बी और सी तीन सिस्टम है। जो भी आपने पढ़ा है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम या ऊष्मागतिकी निकाय, तीनों ये सिस्टम बने हुए ए बी सी, अर्थात कि गैस रखे हुए हैं। अब इन दीवारों का मतलब क्या है आप ये भी समझो। जो ये मोटी वाली दीवार बनी हुई है इसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक वाल। मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, एडियाबेटिक वाल यानी कि रुद्धोष्म दीवार। और रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसा प्रक्रम जहां पे डेल्टा क्यू का मान शून्य है, कि ना ही निकाय के अंदर ऊर्जा आ सकती है और ना ही निकाय से ऊर्जा बाहर जा सकती है। पहली बात तो ये वो दीवार है कि जो कि अंदर से बाहर या बाहर से अंदर किसी भी दशा में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होने देंगे, ब्लॉक किए रहेंगे। ये बीच में भी बनी हुई है दीवार, यानी कि ये भी रुद्धोष्म दीवार है, एडियाबेटिक वाल है। तो इस दीवार के आर पार भी ऊष्मा का संचरण नहीं होगा, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि जो दो निकाय हमारे ए और बी हैं, इनके बीच में इस प्रकार की दीवार होने से क्या हुआ कि ना ही ए से बी की तरफ ऊष्मा जाएगी, ना ही बी से ए की तरफ ऊष्मा जाएगी, ना ही ए से इस दीवार के थ्रू बाहर ऊष्मा जाएगी, ना ही इससे बाहर ऊष्मा जाएगी, और बी से भी बाहर और बाहर ऊष्मा नहीं जा पाएगी। तो ए और बी दोनों के बीच में एक दीवार ऐसी लगी हुई है कि वो आपस की एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पा रहे। अब क्या हुआ, एक यहाँ पर ये तीसरी दीवार भी है, तीसरी वाली दीवार, इसका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल वाल। आइसोथर्मल का मतलब आप समझ गए, समतापी, समतापी यानी कि तापमान को समान करने वाला। तो ये समतापी दीवार के साथ में एक तीसरा निकाय हमारा रखा हुआ है सी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सी वाला सिस्टम है इसका हीट ए की तरफ भी ट्रांसफर हो सकता है और इसका हीट बी की तरफ भी ट्रांसफर हो सकता है। ए और बी आपस में कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके साथ लगा हुआ जो तीसरा सिस्टम सी है वो इस प्रकार से रखा हुआ है कि ए से सी और बी से सी आपस में ऊष्मा का स्थानांतरण कर लेंगे। फिर हम ये पाएंगे कुछ टाइम के बाद में कि तीनों ही निकायों की ताप आपस में बराबर
हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। बहुत आसान है और एग्जाम में बहुत आता है। ठीक, अब हम सीधे चलते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने यहाँ पर लिखा है समीकरण Q बराबर डेल्टा U प्लस W। एक्सप्लेन करने से पहले एग्जांपल एक समझ लो। क्लास में कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो बार बार आपको काम देने के लिए बोल रहा है कि काम करके आओ, काम करके आओ, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि नहीं काम कर रहे। तो उसने क्या किया कि गुस्सा आया टीचर को और उसने आपके ऊपर अपनी एनर्जी अप्लाई कर दी थोड़ी सी। आपको उसने अपना ऊष्मा दे दिया। वो ऊष्मा आपको उसने दिया पनिशमेंट के फॉर्म में। पनिशमेंट कैसा हो इसके बारे में नहीं कहूंगा। अगर उसने आपको पनिशमेंट दे दिया तो क्या होगा, अब उस पनिशमेंट के डर से आप घर पे जाकर के अपना काम करोगे। और दूसरा, लेकिन उस टीचर के लिए या उस पुरुष के लिए आपके मन में एक क्रोध वाली भावना भरी रहेगी कुछ टाइम के लिए। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। समझ कि अगर हम किसी निकाय को Q अमाउंट का हीट देते हैं, हीट क्यों दे रहे हैं हम, कार्य करने के लिए। कार्य कैसा होगा, या तो होगा एक्सपेंशन और या तो होगा कंप्रेशन, क्योंकि गैस है। Q अमाउंट का हम हीट दे रहे हैं कार्य करने के लिए। तो ये जो कुल दी गई ऊष्मा निकाय को है वो उस सिस्टम में कार्य करती है। ऊष्मा जितना दिया जाता है उस पूरे ऊष्मा के द्वारा कार्य नहीं हो पाता है। उसका एक भाग कार्य में जाता है और जो भाग से कार्य नहीं हो पाता है, जो बचा हुआ भाग ऊष्मा का रह जाता है, वह उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। तो हमारा आज का केवल इतना ही कार्यक्रम था। आगे वाले वीडियो में हम सेकेंड लॉ की बात करेंगे और फिर जो है हम कार्नोट साइकिल की बात करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा आता है। तो थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगेगा दूसरे को शेयर भी करना और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट आप जरूर डालिए कि आपको और क्या क्या जानना है और क्या कठिनाई है, ताकि उन समस्याओं का मैं समाधान कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।